पिछले क्लास में हम लोगों ने एसी जनरेटर की स्टडी करी और एसी जनरेटर की स्टडी में हम लोगों ने ये पाया कि एसी जनरेटर का यूज़ करके हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के कंपोनेंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। जिसमें हम लोगों ने जो कंक्लूजन डिराइव करी थी वो ये था कि जब भी हम अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का यूज़ करेंगे तो उससे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होगी V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। वेयर जो V0 की वैल्यू हम लोगों को मिली थी वो मिला था नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ कॉइल। एसी जनरेटर का रोटर कॉइल की में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो, एरिया ऑफ अ कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड एंड एंगुलर वेलोसिटी। जिस एंगुलर वेलोसिटी से मैकेनिकली हम उसे रोटर कॉइल को रोटेट कर रहे थे, ये हमारा V0 की वैल्यू होगी। और हम लोगों ने जो करंट कंपोनेंट की वैल्यू पाई थी, alternating current in terms of time will be given by I0 sin omega t। ये हम लोगों ने अभी पीछे की क्लास में लास्ट लेक्चर में ये जाना है। वेयर I0 की वैल्यू अगर देखा जाए तो I0 इज इक्वल्स टू V0, क्योंकि हमारी करंट को हम सर्किट में देख सकते हैं इसलिए सर्किट कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, दैट इज R, और इट विल इक्वल्स टू NA B ओमेगा अपॉन R। ये हम लोगों ने कैलकुलेट करके पीछे की क्लास में लास्ट लेक्चर में जाना है। अब हम लोगों को ये जानना है कि ये जो अल्टरनेटिंग जनरेटर है वो अल्टरनेटिंग जनरेटर कैसे हमारे अल्टरनेटिंग कंपोनेंट को प्रोड्यूस कर रहा है। मीन्स जो करंट प्रोड्यूस हो रही है उस करंट की ऑसिलेटिंग करंट कैसे है वो। अगर हम इस रेजिस्टर मान लिया जाए, यहाँ हम लोगों ने देखा, ये मैं एक डायग्राम लेआउट बना के रखा हूँ। दिस इज़ टू मैग्नेट विच इज़ यूज एज ए स्टेटर कॉइल। यहाँ पे हम कॉइल का भी यूज़ कर सकते थे जो जिसके कारण हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और उसके अंदर हम लोगों ने एक रोटर कॉइल को रखा हुआ है और उस रोटर कॉइल को स्लिप रिंग से लगा के हम लोगों ने एक्सटर्नल सर्किट में ज्वाइन कर रखा है। ये स्लिप रिंग नंबर 1 है और ये रिंग नंबर 2 है। तो हम देखें कि अगर हम इस रोटर के इस आर्म को, रोटर कॉइल के इस आर्म को x कंसीडर करें और ये आर्म जो नीचे की तरफ है उसे y कंसीडर करें, तो y वाली जो एक्सटर्नल कॉइल की जो वायर आ रहे हैं उस वायर को हम लोगों ने रिंग 1 से ज्वाइन कर रखा है, और x वाले से जो वायर आ रहे हैं उसको हम लोगों ने स्लिप रिंग 2 से कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे हम देखें तो दिस इज अ कनेक्शन ऑफ, दिस इज कनेक्टेड विथ x से कनेक्ट है, x वाले आर्म से कनेक्शन है, ये इधर है कनेक्शन, और ये हमारा किसका कनेक्शन है, y वाले आर्म का कनेक्शन, रोटर कॉइल के आर्म का कनेक्शन। उस आर्म को हमने y कह लिया। जैसे मैं अगर कंसीडर करूं कि ये हमारा एक रोटर का कॉइल है, तो रोटर कॉइल में इसे x एक्सिस, x वाली लाइन कह सकते हैं, और इसे हमने y का नाम दिया, और इस रोटर कॉइल को हम ऐसे रखे हुए हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो हम देखेंगे x वाली लाइन से, ये जो x वाली से कनेक्शन होके हमारे पास जो वायर आएगी उस वायर को रिंग नंबर 2 से कनेक्ट कर रखा है, और y वाले से जो कनेक्शन होके आएगा उसे हम रिंग नंबर 1 से कनेक्ट कर रखे हैं। और इस रिंग नंबर 2 का कनेक्शन हमने एक्सटर्नल सोर्स में B पॉइंट पे किया है, और रिंग नंबर 1 का कनेक्शन हम लोगों ने यहाँ पे कार्बन ब्रेसेस लगा के, यहाँ पे हम लोग कार्बन ब्रेसेस लगा लेंगे, और उस कार्बन ब्रेसेस को, जिसको पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा है, उसके थ्रू हमने कहाँ पे कनेक्ट कर दिया, एक्सटर्नल सर्किट के ए और बी पॉइंट पे। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी एंड इट इज कनेक्टेड विथ अ बल्ब। ठीक है, तो अब हमें ये जानना है कि यहाँ पे अभी अगर हम बल्ब को देखें तो बल्ब ग्लो कर रहा है, तो वो ग्लोइंग जो हमें मिल रही है, सोर्स ऑफ एनर्जी, जो करंट जिसके कारण बल्ब ग्लो कर रहा है, वो अल्टरनेटिंग है या डायरेक्ट करंट है। मीन्स क्या वो उसके जिस बल्ब से पास होने वाले इलेक्ट्रॉन क्या यूनिडायरेक्शनल है, ए से बी या बी से ए ही है, या फिर इनका डायरेक्शन कभी ए और कभी बी हो रहा है, इसको हमें जानना है। उसी को हम मेजरमेंट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने मैंने आपके लिए ये एक जनरल लेआउट बना रखा है, दिस इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, और उसी को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी हम जानते हैं कि जब भी हमारा रोटर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करता है तो रोटेशन करने के दौरान
हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो हमें यही जानना है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट विच इज़ कनेक्टेड विद द रिंग 1 एंड 2। तो हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि अभी हम लोगों ने ये जाना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर एक करंट कैरिंग अगर एक कंडक्टर मोशन कर रहा हो इन द डायरेक्शन ऑफ एक कॉइल को हम लोग मोशन करवा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके थ्रू करंट इंड्यूस होता है और उस करंट के इंडक्शन के लिए हम लोगों ने जो फॉर्मूला पा रखा है वो फॉर्मूला पा रखा है राइट हैंड स्क्रू रूल। और राइट हैंड स्क्रू रूल में हम लोगों ने ये जाना है कि अगर हम अपने राइट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर रख ले, ताकि थंब और फोर फिंगर में भी 90 डिग्री का एंगल हो और फोर फिंगर और मिडिल फिंगर में भी 90 डिग्री का एंगल हो और थंब में भी और मिडिल फिंगर में भी 90 डिग्री का एंगल हो। ऐसे कंडीशन पे अगर हम राइट हैंड इंड्यूस्ड, हमें ये याद रखना होगा कि हम जब भी इंड्यूस्ड कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो हमारा राइट हैंड का थंब रूल का यूज़ करना है। तो यहाँ हम राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करें तो इस राइट हैंड के थंब रूल में हमें ये देखेंगे कि ये जो रिप्रेजेंट करेगा, थंब विल ऑलवेज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। फोर फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो अगर हम यहाँ पे इसके लॉ को लगाएंगे तो अभी हम देखेंगे कि व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। फर्स्टली हम ये जानते हैं कि ये मैंने एक लेआउट बना रखा है जिसमें ये जो एक्स वाली लाइन है उसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है। सो अगर x यहाँ हो तो y यहाँ होगा और यहाँ पे देखेंगे तो इफ़ इट इज़ कंसिडर्ड एज द एरिया ऑफ अ कॉइल, ये हम लोग कॉइल का एरिया कंसिडर कर ले, दिस विल बी द एरिया ऑफ कॉइल। तो हम देखेंगे एरिया ऑफ कॉइल की डायरेक्शन जो होगी, एरिया वेक्टर, दिस इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की अगर ये इसे नॉर्थ पोल कहें, इसे साउथ पोल कहें, इसे नॉर्थ पोल कहें, इसे साउथ पोल कहें, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये हमने 4-5 डिफरेंट अरेंजमेंट बना रखे हैं ताकि हम डायरेक्शन ऑफ करंट को डिफाइन कर सकें। ठीक है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। सो हम ये देखेंगे बच्चों कि व्हेन अ कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इन सच अ मैनर, जैसे मैं अगर कह लूँ कि हमने मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर कर रखा है, बोर्ड के लेफ्ट साइड में नॉर्थ पोल है और बोर्ड के राइट साइड में साउथ पोल है और इसके अंदर हमने कॉइल को ऐसे रख रखा है। ये हमारा कॉइल है, इस कॉइल को हम ऐसे रखे हुए हैं, ये हमें दिखाई दे रहा है कॉइल। सो ऐसे कंडीशन पे अगर कॉइल हमारा ऐसे रखा हुआ है तो ये ऊपर वाली लाइन को हम क्या कंसिडर करेंगे, x, और नीचे वाली लाइन को y कंसिडर करेंगे बच्चों। तो इनिशियल कंडीशन हमारी कॉइल की क्या है, हम मैग्नेटिक फील्ड में अपने कॉइल को कुछ ऐसे रखे हुए हैं जिसमें डायरेक्शन, हम अगर रेक्टेंगुलर कॉइल कंसिडर कर ले तो रेक्टेंगुलर कॉइल के इस वाले पोर्शन को हमने x कहा है, इस वाले पोर्शन को y कहा है और ये कॉइल इनिशियली ऐसे प्लेस्ड है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे प्लेस्ड है तो हम कहेंगे बोर्ड के लेफ्ट से राइट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके सरफेस एरिया पे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही होगी। सो अगर हम x यहाँ कंसिडर करें हैं, y यहाँ कंसिडर करें हैं, तो एरिया वेक्टर, इस कॉइल का एरिया वेक्टर कैसा होगा जो मैंने मार्कर से रिप्रेजेंट किया और उसी डायरेक्शन में यहाँ पे देखें नॉर्थ साउथ। सो लेफ्ट से राइट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, जो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर होगा। ऐसे कंडीशन पे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री। नाउ इफ दिस कॉइल XY विल रोटेट लाइक दिस, ऐसे रोटेट कर रहा है ये कॉइल, ये वाला पोर्शन इधर आता है और ये वाला पोर्शन इधर आता है, मैकेनिकली हम इसको ऐसे ले आते हैं। तो जब हम ऐसे ले आएंगे तो स्टेज नंबर 1 से स्टेज नंबर 2 पे आ गए और स्टेज नंबर 1 से स्टेज नंबर 2 पे आ रहे हैं बच्चों। देखना है हमें, पहले हमारा कॉइल ऐसे था जो कि कितना एंगल बना रहा था, 0 डिग्री। अब हमारा कॉइल कैसे हो गया, ऐसे एंगल बना दिया, दैट इज़ 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल बना दिया। देयर आफ्टर थर्ड स्टेज में हम लोग देखेंगे
कि अब हमारा x पहले ऊपर था, अब x किधर आ गया, राइट साइड। ये देखिए हम डायग्राम में राइट साइड रिप्रेजेंट करे हुए हैं। देयर आफ्टर ये x किधर जाएगा, डाउनवर्ड, दैट इज दिस। सो द एंगल, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का हो गया, तो यहाँ से फिर से रोटेशन हुआ 90 डिग्री का, तो हम कहेंगे 180 डिग्री एंगल। एंड देयर आफ्टर फिर से x हमारा हॉरिजेंटल यहाँ आ जाएगा, एंड देयर आफ्टर हम देखेंगे ये x यहाँ पे है, वापस वो x फिर से अपने लोकेशन पे, अपने ओरिजिनल स्टेट पे, जिस जगह पे वो इनिशियली था। तो हमने देखा फर्स्ट स्टेज ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड में हमारा कॉइल यूँ रखा हुआ है, और ये हमने कॉइल का डायग्राम रिप्रेजेंट कर रखा है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अगर इसको कंसीडर करें तो इधर नॉर्थ, इधर साउथ, ये हमारा कॉइल, और ये एक्सटर्नल सर्किट हमारी निकली हुई है। ठीक है, तो अभी हमें देखना है कि जब हमारा कॉइल ऐसे रखा हुआ था, देयर आफ्टर सेकेंड डायग्राम में कॉइल 90 डिग्री रोटेट किया, और एक्स अब किधर आ गया, राइट साइड। देयर आफ्टर फिर से थर्ड वाले डायग्राम में देखेंगे 90 डिग्री रोटेट किया, और x अब कहाँ आ गया, 180 डिग्री पे। पहले x की पोजीशन ये, अब x की पोजीशन ये, तो 180 डिग्री रोटेट कर गया। देन फोर्थ स्टेज कि ये रोटेट होके x हॉरिजेंटल हो गया, एंड देयर आफ्टर फिफ्थ स्टेज इट विल रोटेट एंड मेक्स एन एंगल 360 डिग्री। सो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि ये कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रहा है। यहाँ पे एंगल कैसा था, एंगल 0 डिग्री था। यहाँ पे एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री रोटेट हुआ, फिर 90 डिग्री रोटेट हुआ, फिर 90 डिग्री रोटेट हुआ, एंड देन फिर 90 डिग्री रोटेट होके कॉइल अपने ओरिजिनल स्टेज पे आ गया। दिस इज स्टेज 4, 5, 4, थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट स्टेज। सो अब हमें ये जानना है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो फॉर्मूले को अगर यूज़ करा जाए तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ एंगल कितना है, थीटा विल बी 0 डिग्री। तो अगर ओमेगा टी, हम लोग ये जानते हैं कि सिंस अ कॉइल इज रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ कॉइल विल बी गिवन बाय ओमेगा, सो ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी। सो ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी इज इक्वल्स टू थीटा। सो ये जो थीटा है वो किसके बराबर है, ओमेगा टी के बराबर है। तो इनिशियली ओमेगा टी की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो हम कहेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल्स टू, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं हुआ है तो हम कहेंगे, अगर ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ है तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। अभी हम करंट को रिप्रेजेंट करेंगे। देयर आफ्टर अब हमें देखना है कि जैसे कॉइल रोटेट होके 90 डिग्री का एंगल बनाया, हमारा कॉइल पहले यहाँ था, अब ये कॉइल रोटेट हुआ और कितना एंगल बनाया, 90 डिग्री एंगल बनाया, स्टेज 2 पे आ गया। यहाँ पे x, दिस इज x वाली लाइन, ये घूम के यहाँ पे आ गई, x घूम के यहाँ से यहाँ आ गई, तो कितना एंगल बनाया बच्चों, 90 डिग्री। सो थीटा विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। इट मीन्स ओमेगा टी के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 90 डिग्री। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको यहाँ मैं v से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो v एट 90 डिग्री एंगल। ठीक है, अभी इसको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। अभी मैं इसको t ही रिप्रेजेंट करके रखता हूँ, आगे देखते हैं। टाइम इनिशियली कितना था, टाइम की वैल्यू हम इनिशियली 0 कंसिडर कर रखे हैं, तो v एट 0 इंड्यूस्ड ईएमएफ इनिशियली, जिसको हम कह सकते हैं टी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, वी टी इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पे। नाउ जब कॉइल 90 डिग्री से रोटेट करेगा तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। नाउ देयर द वैल्यू ऑफ वी टी विल बी फुल, दैट इज वी नॉट। एंड देयर आफ्टर कॉइल जो हमारा यहाँ x ऊपर, x राइट, x डाउन, जब डाउन आया तो 180 डिग्री, और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, तो हम कहते हैं साइन 180 की वैल्यू होती है 0, सो इट विल रिटर्न टू 0। ठीक है, यहाँ पे वी नॉट। फिर उसके बाद अब नीचे, पहले कहाँ था, अप, फिर राइट, फिर डाउन, देन डाउन आ गया। अब उसके बाद रोटेट करके वो कहाँ पहुँच गया, लेफ्ट। तो लेफ्ट जब चला तो 270 डिग्री, और साइन ओमेगा टी विच इज इक्वल्स टू साइन 270 डिग्री, सो वी टी विल बी इक्वल्स टू, साइन 270 की वैल्यू नेगेटिव होती है तो इट विल इक्वल्स टू माइनस वी नॉट। ओके, एंड द लास्ट केस, जब कॉइल फिर से रोटेट करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आया तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 360 डिग्री। ऑन दैट केस वी टी इज इक्वल्स टू 0। सो अब यहाँ पे देखा जाए तो हम इस पॉइंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक रोटर कॉइल पूरा रोटेट कर देता है, तो पूरा अगर रोटेशन किया, हम उसको रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर एक रोटर कॉइल 360 डिग्री एंगल रोटेट किया है
तो 360 एंगल रोटेट करने में उसने टोटल टाइम कितना ट्रेवल किया? इट विल टेक टोटल टाइम दैट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल टी। सो अगर हम 0 डिग्री की बात करें तो 0 डिग्री पे हम कहेंगे ऐसे कंडीशन पे अगर ये 180 डिग्री रोटेट करेगा तो 2 से डिवाइड किया तो टाइम क्या हो जाएगा? t/2। 90 डिग्री हो तो टाइम क्या हो जाएगा? t/4। सो यहाँ पे इनिशियली टाइम क्या है? 0। तो v at 0 सेकेंड विल बी इक्वल्स टू 0। नाउ जब 90 डिग्री रोटेट किया तो t की वैल्यू कितनी हो गई? t/4। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? v at t/4 विल इक्वल्स टू v0। देन 180 डिग्री पे t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? t/2। तो हम इसको कह सकते हैं v at t/2 विल इक्वल्स टू v at t/2। इसको मैं फ्रेश लिख दे रहा हूँ, v at t/2। जब हाफ टाइम लगा कॉइल का, पूरे टाइम में से हाफ टाइम की बात करें तो उस समय कितनी वैल्यू मिली? हमें मिला 0। एंड देयर आफ्टर अगर पाई इज इक्वल्स टू t/4 है तो 270 क्या होगा? तो इसका मतलब 90 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो t/4 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 270 पे यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है? 270 पे, और 270 पे t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3t/4। तो हम यहाँ लिख सकते हैं v at 3t/4 will equals to minus v0, and the last one when it will be 360 degree, on 360 degree it will be v final, that is complete time के बाद ये हो गया। So अगर हम यहाँ पे इसके बेसिस पे हम ये जो अभी हमने वोल्टेज कैलकुलेट कर रखा है, इस वोल्टेज के बेसिस पे अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होगा। लेट अस कंसिडर, ये हम लोगों ने वोल्टेज वाली लाइन को रिप्रेजेंट किया वर्टिकली। दिस विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज एंड दिस विल रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ टाइम और थीटा। टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल t को, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों के टर्म्स में हम लोग चीज़ों को समझेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीन्स थीटा। सो अगर हम कहें तो इनिशियली थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। देन थीटा की वैल्यू कितनी मिली? तो हम कहेंगे यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू मिल रही है, हम इस जगह पे थीटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू π/2 एंड देन इट विल बी पाई दैट इज 180 डिग्री, then it will be 2 pi, 3 pi by 2, 270 means 3 pi by 2, and the last one it will be at 2 pi. तो on the basis of angular displacement हमने इसे represent किया, this will be value at 0. ओके, अब आगे देखना है बच्चों, वैल्यू 0 मिल रही है, साथ में अब हमें ये देखना है कि इन टर्म्स ऑफ टाइम, अभी हम लोगों ने लिखा व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री t इज इक्वल्स टू 0, सो इट विल रिप्रेजेंट t। व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 190 डिग्री t विल बी इक्वल्स टू t/4। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं? ये क्या है? t/4 भी है। तो हमारा अगर हम एंगल के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो एंगल लिख लें, अदरवाइज इसको क्या लिखेंगे? t/4। यहाँ पे 2t/4 दैट इज t/2, यहाँ पे 3t/4 एंड द लास्ट वन 4t/4 दैट इज t। तो ये हम इन टर्म्स ऑफ टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम चेंज हो रहा है और ये एंगल के रिस्पेक्ट में हम कह सकते हैं। तो हम अगर ओमेगा टी में t की वैल्यू पुट करें तो उसके टर्म्स में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, और ओमेगा टी को इक्वल्स टू थीटा कंसिडर करें तो थीटा के टर्म्स में हम ऊपर वैल्यू लिख रखे हैं, π/2, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 एंड देन 360। नाउ अब देखा जाए तो एट v इज इक्वल्स टू द वैल्यू विल बी 0 एंड व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हुई है तो ऑन दैट केस हमें जो वैल्यू मिला है वो मैक्सिमम वैल्यू मिला है, और वो मैक्सिमम वैल्यू कितना है? तो हम कहेंगे इट विल इक्वल्स टू v0, और v0 की वैल्यू कितनी है? तो वो हम लोगों ने ऊपर लिख रखा है NAB ओमेगा। ओके, देयर आफ्टर जब थीटा की वैल्यू पाई हुई है तो फिर से ये कहाँ आ गया है? 0 पे, एंड देन थीटा की वैल्यू 270, द वैल्यू विल बी -v। सो अगर हम इधर का
लेंथ ये कंसिडर करते हैं तो इधर भी हमें लेंथ यहाँ तक कंसिडर करना पड़ेगा। सो दिस विल बी द पॉइंट ऑफ माइनस बी। यहाँ हमने क्या लिखा, माइनस बी। और फिर आगे देखेंगे कि जब थीटा की वैल्यू 360 हुई है तो ये 0 पे। सो ऐसे कंडीशन पे, क्योंकि ये किसका कर्व है, साइन का, तो हम साइनोसोडियल कर्व बनाएंगे और हम देखेंगे कि जो हमारा वेवफॉर्म बनेगा वो वेवफॉर्म कुछ ऐसा बना है बच्चों। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा क्या कि इन केस ऑफ alternating current, when a coil is rotating in a magnetic field, the induced EMF is given by sine curve and the sine curve will be given as like this. अब जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री थी तो एम्पलीट्यूड वोल्टेज का क्या था, 0। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हुई तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द वैल्यू ऑफ EMF चेंजेस विथ टाइम। तो हम देखेंगे हर एक जगह पे टाइम कैसे चेंज हो, वोल्टेज कैसे चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। जैसे जैसे टाइम या एंगुलर पोजीशन ऑफ कॉइल चेंज हो रहा है वैसे वैसे हमारी EMF की वैल्यू भी चेंज हो रही है। एक बार पॉजिटिव EMF और एक बार नेगेटिव EMF मिला है। सो अब हम देखें बच्चों, तो अगर हम यहाँ की प्रॉपर्टी देखें तो हम कह सकते हैं कि अगर इस कॉइल को हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारा कॉइल कुछ ऐसे रखा हुआ है इनिशियली। सो अगर कॉइल हमारा ये x पॉइंट में सिर्फ x के बेसिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लिया जाए ये हमने कॉइल को, यहाँ पे हमारा कॉइल x ऐसे रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो x को देखो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करके रखा हूँ, दिस इज द पोजिशन ऑफ x एंड दिस इज द पोजिशन ऑफ y। नीचे हमने क्या रिप्रेजेंट कर लिया, y को। अब अगर कॉइल रोटेट किया तो x की पोजीशन शिफ्ट होकर कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे। देयर आफ्टर रोटेट करे तो x की पोजीशन शिफ्ट होकर कहाँ चली आएगी, यहाँ पे, और y शिफ्ट होकर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। तो इनिशियली कॉइल देखा जाए तो कॉइल का x वाला आर्म हमारा ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ये कॉइल हमारा कैसे, ऊपर से नीचे की तरफ। ये आर्म हमारा, इस आर्म की बात करें, सिर्फ x वाले आर्म को देखेंगे हम, यहाँ x वाले आर्म को मैं यहाँ सर्कुलर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उसके लिए मैंने ऐसे डायग्राम बना रखा है। ये कॉइल मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। दिस इज x आर्म, दिस इज y आर्म। नीचे वाला क्या है, y, ऊपर वाला क्या है, x। सो ऐसे कंडीशन पे अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये कॉइल अभी x जब यहाँ से 0 डिग्री से रोटेट होते हुए वो 180 तक गया है तो हम कहेंगे x की पोजीशन कैसी है, डाउनवर्ड। x कैसे मूव कर रहा है, डाउनवर्ड। तो मोशन कैसा है x का, डाउनवर्ड। कहाँ से कहाँ तक, हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो हम इन फर्स्ट हाफ कहेंगे एट 0 डिग्री से 180 डिग्री तक x कैसे मूव किया है, तो डाउनवर्ड मोशन किया है। x यहाँ फिर यहाँ, x पहले वर्टिकल पे फिर हॉरिजेंटल पे फिर वर्टिकल पे, मीन्स x डाउनवर्ड जा रहा है। ऐसे कंडीशन पे ये डाउनवर्ड गया है तो y कैसे जाएगा, अपवर्ड जाएगा। सो अगर हम राइट हैंड रूल को लगाएं तो हम ये कह सकते हैं कि MBI, दिस इज मोशन ऑफ अ कॉइल, मोशन ऑफ अ आर्म, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। सो यहाँ पे देखिए बच्चों, तो हमारा कॉइल अभी हम लोगों ने जब यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था तो x मूव होता हुआ, x ऊपर वाला है वो मूव होता हुआ कैसे जा रहा है, नीचे की तरफ। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नीचे की तरफ। कॉइल कैसे, x वाली लाइन कैसे मूव करी है, तो हम कहेंगे x वाली लाइन नीचे मूव करी है तो x को मैंने ऐसे मूव करवाया। नाउ x नीचे मूव हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, मोशन कैसा हो रहा है x का, नीचे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, लेफ्ट। अगर देखा जाए तो नॉर्थ पोल यहाँ, साउथ पोल यहाँ, नॉर्थ पोल यहाँ, साउथ पोल यहाँ, नॉर्थ पोल यहाँ, साउथ पोल यहाँ, लेफ्ट से राइट। तो लेफ्ट से राइट ऐसे कंडीशन पे ये हमारा मिडिल फिंगर क्या रिप्रेजेंट करेगा, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट। सो हमारे कॉइल जब हमारा x वाला आर्म नीचे की तरफ मूव कर रहा था तो मिडिल फिंगर किसको रिप्रेजेंट किया, तो मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को रिप्रेजेंट किया, जिसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है कि व्हेन आर्म मूव्स डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग लेफ्ट, ऑन दैट केस मिडिल फिंगर हमारा कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटवर्ड, और आउटवर्ड रिप्रेजेंट किया तो करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, आउटवर्ड। ठीक है।
अब हम देखेंगे कि कॉइल ऐसे रोटेट हुआ, एक्स ऐसे रोटेट होकर यहाँ चला गया। नाउ अब एक्स नीचे है, अब वो किधर जाएगा, ऊपर। सो जब कॉइल ऊपर जाएगा तो मोशन कैसे हो रहा है, अपवर्ड। तो हम कहेंगे व्हेन मूव्स अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल कैसे मूव कर रहा है, मोशन ऑफ अ कॉइल, एक्स मूव होके यहाँ पहुँचा था, उसके बाद देखेंगे हम ये एक्स घूम के ऊपर जा रहा है। तो अभी हॉरिजॉन्टल पोजीशन देन वर्टिकल पोजीशन। तो ये हमने पहले देखा कि ये एक्स घूम के यहाँ से यहाँ आया, तो हम कहेंगे एक्स वाला आर्म कैसे जा रहा है, एक्स वाला आर्म ऐसे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे एंड देन यहाँ पे। ऑन दैट केस वाई कैसे मूव किया, वाई 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 वाई। आप अगर देखो तो आपके लिए अगर यहाँ पे x लिख दिया जाए और यहाँ पे y लिख दिया जाए, मैं अगर कहूँ कि ये हमने लिख दिया, ये मैंने इसे x लिख दिया और मैंने इसे y लिख दिया, तो पहले x आपका कहाँ है, पहले x की पोजीशन हमारी ऊपर है, फिर x मूव होता हुआ किधर आ रहा है, जो इसे फिर से रिप्रेजेंट कर लूँ मैं, दिस इज़ x एंड दिस इज़ y। सो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक्स वाई, रोटेट होके एक्स एक्स वाई, फिर एक्स वाई, फिर एक्स वाई, फिर एक्स वाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा कॉइल है वो पहले ऐसे था, देयर आफ्टर वो ऐसे रोटेट हुआ, तो हम देखेंगे एक्स किधर जा रहा है बच्चों, नीचे की तरफ, और वाई किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। नाउ इन फर्स्ट हाफ मीन्स 180 डिग्री में एक्स किधर मूव किया है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो मोशन अगर ऊपर से नीचे की तरफ होगा तो करंट की डायरेक्शन किधर होगी, तो हम करंट की कहेंगे, करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। तो हम कह सकते हैं व्हेन एक्स मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, जो करंट की डायरेक्शन हमें मिली है वो आउटवर्ड मिली है। मीन्स एक्स से कनेक्टेड जो वायर बाहर आ रहा है उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी होगी, आउटवर्ड। उसके बाद एक्स हमारा मूव करता हुआ कहाँ गया, फिर कॉइल को रोटेट करवाएं और अब एक्स हमारा मूव होके यहाँ गया। सिर्फ एक्स के बेसिस पे देख रहे हैं हम। तो जब मोशन ऊपर की तरफ होगा, अब हम फिर से राइट हैंड रूल लगाएं तो मोशन किधर है, ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, लेफ्ट की तरफ। यहाँ पे डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड, इसे हम नॉर्थ पोल कह ले, इसे साउथ पोल कह ले। अभी हम लोगों ने पूरे यहाँ के डायग्राम में सिम में राइट लेफ्ट साइड क्या रखा है, नॉर्थ पोल। सो मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऊपर लेफ्ट साइड हो जाएगी और कॉइल अब कैसे मोशन कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में, ऊपर की तरफ। तो जब ये कॉइल एक्स ऐसे घूमता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा तो मोशन ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट। सो मिडिल फिंगर किधर जा रहा है, इनसाइड बोर्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि नाउ द करंट इन द वायर come out from the x will be inward। अब उसमें करंट कैसा होगा, इनवर्ड होगा। तो ये हम लोगों ने कंडीशन देख ली कि जब हमारा कॉइल x से कहाँ मूव करके आया, x से मूव करके x से क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। तो x के क्लॉकवाइज रोटेशन में हमने देखा जब x अपने वर्टिकल पोजीशन से डाउनवर्ड पोजीशन, वर्टिकली अप से डाउन में आ रहा है, तो उससे कनेक्टेड वायर, जो एक्स से कनेक्टेड वायर है वो किससे कनेक्ट है बच्चों, यहाँ देखा जाए एक्स से जो कनेक्ट है वो रिंग नंबर 2 से कनेक्ट है, और रिंग नंबर 2 सर्किट में कहाँ कनेक्ट है, बी पे। तो हम कहेंगे कि एक्स से कनेक्टेड वायर बी पे है और करंट की डायरेक्शन कहाँ है, आउटवर्ड। एक्स वाले कॉइल से कनेक्टेड वायर का रिंग नंबर 2 पे है और रिंग नंबर 2 पे डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी है, आउटवर्ड। तो आउटवर्ड करंट होने का मतलब रिंग 2 से बी की तरफ, बी से ए की तरफ एंड देन ये। तो हम कहें ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ साइकिल, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट साइकिल है, तो फर्स्ट हाफ में, पॉजिटिव हाफ में कहेंगे। तो पॉजिटिव हाफ में देखा कि एक्स वाले वायर जो रिंग 2 से कनेक्टेड है उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है, आउटवर्ड। तो हम देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखे हैं, एक्स वाले से करंट कैसा, आउटवर्ड। एक्स वाले से, एक्स से जो कनेक्टेड है उससे करंट कैसा, आउटवर्ड। तो यहाँ से क्योंकि x इज इक्वल्स टू 0 पे तो वैल्यू थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री थी तो करंट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही कॉइल रोटेट किया देखो EMF इंड्यूस होगी, उस EMF के कारण करंट प्रोड्यूस होगा। और उस करंट की डायरेक्शन कैसा है, हमने कहा जब x वाली कॉइल 0 डिग्री से 180 डिग्री तक आई, उस समय x से कनेक्टेड जो बाहर वायर आ रहा है, कॉइल आर्म से x से जो कनेक्टेड बाहर वायर आ रहा है उससे डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी है, आउटवर्ड। और डायरेक्शन ऑफ करंट आउटवर्ड को
R2 से जुड़ा गया है, ये वाली देखिए लाइन किससे, रिंग 2 से जुड़ी हुई है। रिंग 2 किससे एक्सटर्नल सर्किट में जुड़ा हुआ है, B से। तो फर्स्ट हाफ में डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा होगा, B से A की तरफ। ठीक है, तो अभी हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक की स्टेट के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट एक्सटर्नल सर्किट में कैसा हो गया, B से A की तरफ। नाउ जैसे ही 180 डिग्री से 360 डिग्री की तरफ कॉइल रोटेट करना शुरू किया, अब हमारा ये क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट इनवर्ड। मीन्स अब जो X से हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इनवर्ड। मीन्स रिंग 2 की तरफ अब डायरेक्शन होनी चाहिए। तो हम कहेंगे इन अदर हाफ कैसा मिला डायरेक्शन, तो रिंग 2 के R1 से R2 की तरफ एक्सटर्नल सर्किट में करंट, पहले एक्सटर्नल सर्किट में करंट कैसे मिला था, यूं, कब, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में। अब एक्सटर्नल सर्किट में करंट कैसे मिला, यूं, मीन्स R1 से R2 की तरफ। सो हम लोगों ने पाया कि ये डायरेक्शन ऑफ करंट, अभी देखें अगर इधर B से A की तरफ वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर कर ले तो A से B की तरफ वाला डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब हमारी जो अल्टरनेटिंग करंट है वो बल्ब के पास जो चार्ज है वो उसको कैसे मोशन करवा रही है, तो उसको हमें कहेंगे एक बार लेफ्ट से राइट, एक बार लेफ्ट से राइट, एक बार राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। और ये प्रोसेस हमारा चलता जा रहा है। और अगर अगर हम लेफ़्ट से राइट आ रहे हैं, राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारा चार्ज ऑसिलेट कर रहा है। अब अगर चार्ज ऑसिलेट कर रहा है तो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी होगी, तो हम अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर दें तो हमारा चार्ज ऐसे जल्दी जल्दी मोशन करना शुरू कर देगा, ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। सो हम लोगों ने इस पूरे कॉन्सेप्ट में ये जाना है कि हमारी, अगर ये हमने लिख रखा था मोशन डाउनवर्ड हो रहा है, फील्ड अगर लेफ्ट साइड है, करंट आउटसाइड, ये हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है, जिसके कारण हम लोगों ने पाया कि एक्सटर्नल सर्किट में जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो कैसी होगी, एक बार B से A, दूसरी बार A से B। तो ये क्लियर हो रहा है। अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अलग से। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ तक की चीज़ों को हम लोगों ने समझ लिया कि हमारे एक्सटर्नल सर्किट में करंट की डायरेक्शन कैसी है बच्चों। करंट की डायरेक्शन आधे हाफ में, जब कॉइल रोटेट कर रहा है तो आधे हाफ में लेफ्ट से राइट और आधे हाफ में राइट से लेफ्ट। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको आगे फिर से डिस्कस करेंगे। सो इस डायग्राम के हिसाब से हमें मिल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट B से A कब होगा, जब X मूव करके आ रहा है कहाँ से, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक। देयर आफ्टर जब हमारा कॉइल X वाले की बात कर रहे हैं, X घूम के 180 डिग्री से 360 डिग्री पे जब पहुंच जा रहा है तो इस दौरान डायरेक्शन ऑफ करंट जो मिलेगा वो A से B की तरफ मिलेगा। ये क्लियर हुआ। अब आगे बात करते हैं कि अगर ये कॉइल हमारा, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा I0 V0 का फॉर्मूला यहाँ हमें मिल गया। At 90 degree V0 will be maximum, at 270 V0 will be maximum but with opposite direction, that is minus V, and after this 90 degree और 270 degree, 0 डिग्री और 180 पे उसकी वैल्यू 0 डिग्री 180 और 360 पे उसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है, और उसके बीच उसकी वैल्यू उनके मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में लाई कर रही है। नाउ अभी हम देखिए बच्चों, तो हम लोगों ने कॉइल को रोटेट कहाँ से करवाना शुरू किया था। हम लोगों ने कॉइल में देखिए, पहला केस हम लोगों ने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कैसा है, 0 डिग्री। मान लिया जाए कॉइल हमारा वर्टिकल ना हो के हॉरिजेंटल यहाँ से शुरू करता, तो इनिशियली वो कितना एंगल चल चुका होता है, 90 डिग्री एंगल चल चुका होता। तो यहाँ का जो हमारा इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम क्या लिखते हैं, Vt इज इक्वल्स टू V0 साइन 90 डिग्री प्लस ओमेगा टी। और अगर ऐसा लिखेंगे तो साइन 90 प्लस ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है, कॉस ओमेगा टी। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट जो मिल रहा है, ईएमएफ जो मिला हुआ है, उस ईएमएफ को इन टर्म्स ऑफ कॉस भी हम डिफाइन कर सकते हैं। सो अगर कॉस के रिस्पेक्ट में अगर हम ग्राफ इसमें बनाना चाहें तो हम इसका ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम यहाँ पे उस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो हम कहेंगे लेट, इस ग्राफ को मैं डिफाइन करूँ तो ग्राफ को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कॉस का ग्राफ होगा तो एट 0 डिग्री द वैल्यू विल बी मैक्सिमम एंड देन इट विल बी 90 degree it will be minimum and thereafter it will goes to maximum at
180 डिग्री, देन बैक टू दिस पॉइंट, ये, एंड देयर विल बी लाइक दिस। तो अगर हमारा अल्टरनेटिंग कंपोनेंट ईएमएफ या करंट कॉस फंक्शन से रिप्रेजेंट किया है तो उसके लिए हम कॉस का ग्राफ यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमने दो चीज़ों को जाना कि अगर हमारा कॉइल इनिशियली 0 एंगल बना रहा हो और उसे हम अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 0 डिग्री एंगल है तो हम लोगों ने साइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, बट हमारा रोटेशन शुरू हो रहा है व्हेन देयर विल बी एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो हम यहाँ पे उसको कॉस के वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। हार्डली मैटर कि आप साइन वेव ले रहे हो या कॉस वेव ले रहे हो, जो भी लोगे आपका आंसर सॉल्यूशन जो भी है वो सेम आएगा। और इस तरीके से अगर कॉस वेव में हम करंट को रिप्रेजेंट, वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं तो करंट को भी हम कॉस वेव में ही रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, तो हम ये जो हमारा वोल्टेज और करंट का इक्वेशन हमने लिखा है वो इन टर्म्स ऑफ साइन और यहाँ इन टर्म्स ऑफ कॉस भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब आगे की बात करेंगे बच्चों कि हमने, हाँ, तो ये हम लोगों ने जाना कि हम करंट को और ईएमएफ को इंड्यूस, जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, उसको किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम कहेंगे साइन और कॉस दोनों के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ज़रा सा हमें थोड़ा सा ये समझना है कि हमने अभी तक क्या पाया कि वोल्टेज का इक्वेशन Vt की वैल्यू क्या है, Vt इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। सेकेंडली हमने करंट, इंड्यूस्ड करंट की जो वैल्यू पाई है वो इंड्यूस्ड करंट क्या पाया है, इट विल इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। हम चाहे तो कॉस के फंक्शन से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ क्योंकि ये कॉइल रोटेट कर रहा है और इस बल्ब जो हम लोगों ने एक्सटर्नल सर्किट में एक लोड लगा के रखा है, इफ़ दिस लोड ऑफर रेजिस्टेंस आर सो द करंट विल बी लाइक दिस, और इस करंट का फॉर्मूला में आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, एन ए बी ओमेगा अपॉन आर। नाउ अगर हम कैलकुलेट करना चाहें पावर डिलीवर टू सर्किट, सर्किट को, सर्किट मीन्स हम ये कह सकते हैं जो एक्सटर्नल सर्किट है, ये एक्सटर्नल सर्किट जनरेटर के बाहर, अगर उसको कैलकुलेट करना चाहें तो हम लोगों को मालूम है कि पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, और V की वैल्यू हमें गिवन है तो V की वैल्यू रखें तो V नॉट, I की वैल्यू रखें आई नॉट साइन ओमेगा टी, इट विल बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। नाउ वी नॉट और आई नॉट की वैल्यू यहाँ पे रखें तो वी नॉट एंड दिस इज आई नॉट, एन इंटू एन स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी पावर इज इक्वल्स टू, पावर एट गिवन टाइम विल इक्वल्स टू एन स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा, इसको मैं दूसरे स्टेप में लिख ले रहा हूँ, दिस विल इक्वल्स टू एन स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो इस पावर का फॉर्मूला हम लोगों को पावर डिलीवर टू सर्किट कितना हुआ, डीसी सर्किट जो हमारे एक्सटर्नल, नॉट डीसी सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट को जो पावर मिलेगा उसका फॉर्मूला हमें यहाँ से मिला। नाउ अब देखें थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखें, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखें, थीटा की वैल्यू ओमेगा टी स्टैंड फॉर थीटा, तो थीटा की वैल्यू अगर रखें तो हम यहाँ से इक्वेशन लिखेंगे, ग्राफ जो बनेगा हमारा पावर का वो कैसा होगा, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ पावर, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा, और टाइम तो हम कह सकते हैं व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 0, व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू t/4, when time is equals to t/2, when time is equals to 3t/4 and when time is equals to t, इसको लिखा, जिसमें इसको कह सकते हैं ये क्या है 90 डिग्री, ये 180, ये 270 एंड देन 360। सो अगर ओमेगा टी की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी, तो हम ये कहेंगे ये साइन वेव से रिप्रेजेंट किया, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पूरा। सो पावर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल इक्वल्स टू एन स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, दिस विल बी द मैक्सिमम पावर। देयर आफ्टर अब साइन की वैल्यू
180 डिग्री रखे तो इट विल बी कम्स टू 0। देन साइन की वैल्यू 270 रखे तो 270 रखेंगे तो 270 का मतलब -1 और -1 का स्क्वायर +1। सो द वे बी लाइक दिस। ये हमें किसकी वैल्यू मिली? P0 की वैल्यू। तो ये हम देखेंगे पावर डिलीवर टू द सर्किट, कितना पावर डिलीवर कर रहा है, इसका इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ से पाया जिसमें P0 की वैल्यू ये मिली हमें। नाउ अब अगर देखा जाए बच्चों तो हम कह सकते हैं ये पावर आ कहाँ से रहा है? तो ये पावर हमें मिल रहा है कॉइल के रोटेट हो जाने से। तो कॉइल को रोटेट करवाने के लिए पावर कहाँ से मिल रही है? तो हम कहेंगे एक्सटर्नली हमने मैकेनिकल पावर लगाई है। मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला क्या है? तो हम कहेंगे पावर मैकेनिकल मीन्स एक्सटर्नल पावर अप्लाइड, मैकेनिकली अप्लाइड। हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा रोटर घूम रहा है तो रोटर को घुमाया किसने? तो हमने बाहर साइकिलिंग करी होगी, बाहर टरबाइन कनेक्ट किया होगा, मैकेनिकल उसके ऊपर पावर इंप्लीमेंट किए होंगे। तो हम लोग अगर इस कॉइल को रोटेट करने की बात करें तो ये मैकेनिकल पावर अप्लाइड जो किया है वो इनपुट पावर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? दिस विल बी पावर इनपुट। तो हम देखते हैं कि पावर इनपुट कितना लगाया हम लोगों ने और हमें पावर आउटसाइड सर्किट में मिला है और उस पावर की वैल्यू कितनी पाई है हम लोगों ने? दिस विल बी द वैल्यू ऑफ पावर। व्हाट इज दिस? n स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो इसके टर्म्स में हम लोगों ने पावर आउटपुट को कैलकुलेट किया। इसको क्या लिख सकते हैं? पावर आउटपुट। दिस इज पावर इनपुट। पावर इनपुट का फॉर्मूला अगर हम यूज करें तो हम लिख सकते हैं पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम होता है। वर्क डन यहाँ कौन कर रहा है? तो कॉइल को रोटेट कर रहे हैं। कॉइल को रोटेट कर रहे हैं तो रोटेशन में जो वर्क डन होगा उसका फॉर्मूला होता है टॉर्क इनटू थीटा अपॉन टी और थीटा अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू ओमेगा। सो हम कह सकते हैं टॉर्क इनटू ओमेगा। ठीक है, तो ये टाउ इनटू ओमेगा ये हमें मिला किसका फॉर्मूला? पावर इनपुट का। अब अगर टॉर्क इनटू ओमेगा की वैल्यू निकालें हम तो टॉर्क क्या है बच्चों? टॉर्क इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? टॉर्क का फॉर्मूला हम लोगों ने पहले मैग्नेटिज्म में पढ़ रखा है। द वैल्यू ऑफ टॉर्क विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं इस पोर्शन को इरेज करता हूँ, इसे इरेज कर दूँ मैं और इस जगह पे ये मैं से फ्रेश लिख देता हूँ कि क्या फॉर्मूला आया था पावर का। पावर आउटपुट का फॉर्मूला हम लोगों ने पाया, इट विल इक्वल्स टू n स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाई r। ठीक है, तो अब हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या पाया है? टॉर्क इज इक्वल्स टू m इंटू मैग्नेटिक मोमेंट इंटू b साइन थीटा। m b साइन थीटा। m को क्या लिख सकते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ कॉइल हम लोगों ने पाया था नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया इंटू b साइन थीटा। सो हम लिख सकते हैं टॉर्क when a coil is rotating in a magnetic field will be given by BINA sin थीटा और थीटा की वैल्यू यहाँ क्या लिख सकते हैं? ओमेगा टी। सो इस टॉर्क के जगह पे हम लोग BINA sin ओमेगा टी रखेंगे और ओमेगा पहले से है तो हम सब्स्टिट्यूट करें तो वैल्यू आएगी दिस विल इक्वल्स टू BINA ओमेगा और साथ में क्या है? साइन ओमेगा टी। नाउ अब अगर इस I को देखा जाए तो I हमें कहाँ से मिल रहा है? NAB ओमेगा अपॉन R। तो उसको अगर सब्स्टिट्यूट करें तो पाएंगे बच्चों हम I की वैल्यू I0 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा जाए तो दिस विल इक्वल्स टू BNA ओमेगा को साइड ले ले और I की जगह पे क्या लिखेंगे? I0 साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा मिलके क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी। नाउ आई नॉट की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करी जाए तो आई नॉट की वैल्यू क्या होती है? तो हम कहेंगे द वैल्यू ऑफ आई नॉट BNA ओमेगा। आई नॉट विल बी इक्वल्स टू NAB ओमेगा अपॉन R। तो BNA ओमेगा अपॉन R यही ना इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सो दोनों को मल्टीप्लाई करा जाए तो हम पाएंगे क्या? दिस विल इक्वल्स टू B स्क्वायर N स्क्वायर A स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन R इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी।
यहाँ हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन मिल रहा है कि जितना पावर हम लोगों ने इनपुट किया मैकेनिकली, उसका फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। एंड पावर आउटपुट जो हमें एक्सटर्नल सर्किट में मिल रहा है उसका भी फॉर्मूला हमें सेम मिला है जो पावर इनपुट का। तो हम यहाँ से ये रिजल्ट पाए हैं कि पावर डिलीवर टू द सर्किट विल बी दिस, पावर मैकेनिकली डिलीवर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट इनपुट विल बी दिस। एंड कंक्लूजन क्या मिला, तो कंक्लूजन हम लोगों ने डिराइव किया है बच्चों कि जितना पावर हम लोग इनपुट करेंगे एज मैकेनिकली एंड दैट दिस विल इक्वल्स टू पावर आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल सर्किट। सो इट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो पावर गिवन इज इक्वल्स टू पावर यूटिलाइज, मीन्स एनर्जी गिवन पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू एनर्जी यूटिलाइज पर यूनिट टाइम। सो इन AC जनरेटर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो फॉलोड। ठीक है, तो ये हम लोगों को समझ में आ गया है। अब एक छोटा सा पॉइंट हम यहाँ पे नोट करेंगे और उसको जानेंगे कि अगर हम इस जनरेटर की बात करें तो ये जनरेटर कनेक्ट कहाँ होता है, तो हम कहेंगे ये जनरेटर हमारा पावर सिस्टम में कनेक्ट है। तो पावर सिस्टम में अगर हमारा जनरेटर कनेक्ट है तो वहाँ से हम कह सकते हैं ये जनरेटर पावर सिस्टम में कनेक्ट है। तो ये पावर सिस्टम के जनरेटर की बात कर ले, और उस पावर सिस्टम जनरेटर से हमारे घर में एक वायर आया हुआ है ऐसा, और हम देखें ये जनरेटर से हमने लोड को लगा रखा है, और इसको अगर वास्ट लेवल पे देखा जाए तो ये हमारा हाउस है या होम है जहाँ हमने जनरेटर से पावर को सप्लाई किया। नाउ इस हाउस में हमने सोर्स लगा के रखा है। अब कहेंगे कि क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन देखा जाए बच्चों, तो अभी हम लोगों ने ये पाया है कि जनरेटर से पावर सप्लाई हो रही है। अब अगर इस वायर को हम एक्स वायर कह लें, यहाँ वाला एक्स जो आ रहा था और ये वाला वाई कंसीडर कर ले, तो हम कहेंगे हमने एक्स से कुछ देर के लिए करंट, हाफ साइकिल के लिए करंट को एक्स से आते हुए देखा। तो जब अगर एक्स से करंट आएगा तो वाई से करंट जाएगा। हमारे जनरेटर से 2 वायर निकाले गए और दोनों वायर हम हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए भेज दिया, हमारे घर में 2 वायर आ गया। चाहे या तो हम इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं या तो हम ऐसा करते हैं कि ये है हमारा जनरेटर और ये है हमारा हाउस की सर्किट। हम क्या करते हैं कि जनरेटर से एक वायर को अर्थ से कनेक्ट कर दिया और एक वायर को हमारे घर पे भेज दिया, और उस वायर को हम लोगों ने यूज़ किया और उसे अर्थ पे कनेक्ट कर दिया। नाउ दिस अर्थ इज एक्ट एज अ कंडक्टर। तो ये हमने सर्किट को कंप्लीट कर ली। सो टू फ्लो ऑफ अ करंट वी रिक्वायर अ कंप्लीट सर्किट। अगर सर्किट टूटी है तो हमारा काम नहीं हो सकता है। तो हमने देखा कि 2 तरीके से हम सर्किट को कंप्लीट कर सकते हैं। पहला तरीका कि जनरेटर से 2 वायर सीधे हम घर पे भेज दें। दूसरा तरीका जनरेटर से एक वायर को घर पे भेज दें और दूसरे वायर को, ये जनरेटर मीन्स पावर सिस्टम जहाँ से हम पावर को जनरेट कर रहे हैं। हार्डली ये 1 किलोमीटर पे हो सकता है, 100 किलोमीटर पे हो सकता है, कहाँ हो सकता है इसको हम अपने लोकेलिटी में देख सकते हैं ना। वहाँ हमने क्या किया, दूसरा प्रोसेस कि अर्थ पे कनेक्ट कर दिया एक वायर को। जो वायर यहाँ से 2 वायर हुए थे, मान लिया जाए वाई वाले वायर को हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब हमें घर में भी वाई वाले वायर को अर्थ से कनेक्ट करना है, और एक्स हमारे घर पे आ रहा है। अब घर पे आ रहा है जिसको यहाँ हम लोगों ने बल्ब से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो हम कह लें यहाँ हमने एक बल्ब लगा दिया, उस बल्ब से रिप्रेजेंट कर लिया। दिस इज़ हाउस जहाँ हमने बल्ब एक लगा रखा है। ठीक है, तो ये हमने बल्ब को देखा। नाउ अब क्या हो रहा है कि हमारे सर्किट में एक और चीज़ समझ सकते हैं बच्चों। एक और तरीका होता है कि हम डायरेक्ट कनेक्शन ना करके कुछ ऐसा कर ले, थर्ड प्रोसेस, जिसमें हम जनरेटर से 2 वायर निकाले, एक वायर हमने अपने घर पे भेज दिया और हमने उसी को अर्थ से कनेक्ट कर दिया, वाई वाले को अर्थ से कनेक्ट कर दिया, और अर्थ से दूसरा वायर निकाल के हम अपने घर में भेज लिए और उसे कहाँ कनेक्ट कर लिया, तो हम कह सकते हैं दिस इज़ कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लेट कंसिडर्ड एज बल्ब। तो हम 3 तरीके की कनेक्शन अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं। पहला कनेक्शन कि जनरेटर से 2 वायर हमारे घर में आए और दोनों वायर को कनेक्शन हमने किया। ये एक्स से करंट आएगा और जाएगा, दोनों करेगा। तो फिलहाल हमने कहा कि ये एक्स वाली वायर हमारे घर में ऐसे आई और ऐसे चली गई, एक्स से आई बल्ब से होती हुई
ऐसे चली गई वाई से होते हुए। दूसरा तरीका यूज़ किया कि हमने एक्स वाले वायर को अपने घर में भेज दिया, एक्स वाले को डायरेक्टली हम बल्ब से कनेक्ट कर लिए और उसके बाद बल्ब के दूसरे एंड को हम कहाँ कनेक्ट कर ले, ये बल्ब का अगर देखा जाए तो एक्स किससे कनेक्ट है, ये एक्स है एंड दिस इज़ वाई ऑफ अ जनरेटर। एक्स किससे कनेक्ट है, बी से एंड ए, तो ऐसा कनेक्शन हम यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद एक्स वाई, इसे कह ले इट इज़ कनेक्टेड विद बी एंड इट इज़ कनेक्टेड विद ए। नाउ एक्स वाई बी ए, तो पहले वाले में हमने देखा कि हम x को b से y को a से कनेक्ट करके रखे हैं, ऐसा कनेक्शन होता है। दूसरा कनेक्शन कुछ ऐसा हो सकता है कि पावर स्टेशन पे एक वायर हम घर पे भेज दें और दूसरा वायर जो कंप्लीट करने के लिए सर्किट का है उसे अर्थ से कनेक्ट कर दिया, अर्थिंग कर दी। हमने घर में भी b वाले वायर का कनेक्ट किया बल्ब से और हाउस होल्ड अप्लायंसेस से, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से, उसे अर्थ से कनेक्ट कर दिए एंड अर्थ हैज़ अ कंडक्टिंग मीडियम एंड द सर्किट विल कंप्लीट। तीसरा तरीका है जिसमें हमारे पावर स्टेशन ने हमें दो वायर लिया, दो वायर आए हमारे घर में और उस वायर को उसने क्या किया कि x को हमारे घर में डायरेक्ट भेज दिया, बट y को क्या किया, अर्थ से कनेक्ट करके अर्थ वाला वायर हमारे घर में भेज दिया ताकि हमें अर्थिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम ऐसा भी देखेंगे कि हमारे घर में अर्थिंग होती है और ऐसा भी देखेंगे कि हमारे घर में अर्थिंग हम नहीं करते हैं, दोनों तरह की केसेस। फिलहाल ये तो हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात हो गई। अब अगर हम इसको डिस्कस करना चाहें तो हम कहेंगे कि अब हमें अगर देखा जाए तो इस जगह पे हम इस सर्किट के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं, सारे का एप्लीकेशन मैकेनिज्म सबका एक ही है। तो मैंने कहा कि एक्स वाई को कनेक्ट करके रखा है बी और ए से। हम देख रहे हैं कि एक्स आधे देर के लिए करंट उसमें कैसा है, पॉजिटिव, मीन्स एक्स के तरफ आएगा से वाई से चला जाएगा। लेकिन अगले हाफ में वो क्या हो जा रहा है, नेगेटिव, मीन्स अब क्या हो रहा है, वाई से चला जा रहा है, Y से लोड की तरफ आ रहा है और B से X से जनरेटर की तरफ जा रहा है। तो ये हम केस देख रहे हैं और ये इतना फ्रिक्वेंटली हो रहा है, ये प्रोसेस हम कह सकते हैं ये 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी से हो रहा है। इसका मतलब 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड देयर विल बी एन ऑसिलेशन ऑफ 50 ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब 50 टाइम्स करंट चार्ज हमारे लेफ्ट आ रहे हैं और 50 टाइम राइट जा रहे हैं और ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो रहा है। तो अगर ये फास्ट प्रोसेस हो रहा है तो हम कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन आया और एक इलेक्ट्रॉन गया, तो ऐसे कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन क्या आगे मोशन कर रहा है, तो हम कहेंगे हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन आगे मोशन करेगा क्योंकि अपनी ही जगह पे इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहे हैं। तो हम कहेंगे ऐसा ही होता है अल्टरनेटिंग करंट में कि हमारे वायर में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं और ये सारे इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे शिफ्ट हैं। सो ऐसे हमने रिप्रेजेंट किया कि हमारे कंडक्टर में हमने जो वायर लगा रखा है, हमने जो लोड लगा रखा है, उस पर ऐसे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन अरेंज हैं। ना अब हम देखें कि ये इलेक्ट्रॉन इधर पुश हुआ, तो अब हम कह लें कि ये हमने 4 इलेक्ट्रॉन ले रखा है, ये चारों इलेक्ट्रॉन आपस में बहुत क्लोज हैं, 1 2 3 4। अगर हम इसे पुश करेंगे तो ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, तो चारों क्या होंगे, लेफ्ट साइड आएंगे। देयर आफ्टर अगले हाफ में चारों राइट साइड जाएंगे। तो हम देखेंगे इस तरह का प्रोसेस चल रहा है और हमारे इलेक्ट्रॉन यहीं पे ऑसिलेट कर रहे हैं। अब इस ऑसिलेशन में क्वेश्चन क्या आ गया कि अगर ऑसिलेट कर रहे हैं, एक ही जगह से आगे पीछे हो रहे हैं, तो ये ड्रिफ्टिंग कहाँ हो गई, जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, करंट इज इक्वल्स टू NEAVD, दिस इज ड्रिफ्ट करंट, ये कहाँ गया, तो हम कहेंगे ड्रिफ्टिंग हो रही है ना। अगर हम इसको कंसिडर कर ले कि ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं और इधर जा रहे हैं और इस वायर के अलोंग, ये जो वायर है उसके अलोंग अगर हम एक क्रॉस सेक्शन एरिया ड्रॉ कर दें, वर्चुअल क्रॉस सेक्शन एरिया, तो हम देखेंगे जब भी इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, एक बार लेफ्ट से राइट गए अपने ही ऑसिलेशन में, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड चले गए, अगले हाफ में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट साइड चले गए। तो क्या इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से ड्रिफ्टिंग हो रही है, तो हम कहेंगे हाँ हो रही है, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट राइट। तो मैकेनिज्म जो I इज इक्वल्स टू NEAVD का है वो मैकेनिज्म सही है, बट इन DC दिस विल बी लाइक दिस, बट इन AC इट विल बी लाइक दिस। और अगर हम यहाँ पे खड़े होकर देखें तो एक बार इलेक्ट्रॉन लेफ्ट, एक बार इलेक्ट्रॉन राइट हो रहे हैं, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता जा रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मेजरमेंट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। और मेजरमेंट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट में हम लोगों ने मैकेनिज्म जाना कि अल्टरनेटिंग करंट कैसे काम कर रही है, हमारे हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में उसका रोल कैसा है, और साथ में उसको हम
कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन, और फाइनली हम लोगों ने पाया ड्यूरिंग दिस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ड्यूरिंग होल प्रोसेस द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो फॉलोड। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जाना बच्चों कि अल्टरनेटिंग करंट में कैसे हमारी कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज और करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर हम देखें एक और चीज़ यहाँ से समझेंगे जो हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि हमने पाया कि हमारा साइन का वेव इस तरह का है। साइन वेव क्या है, हम लोगों ने देखा वोल्टेज जो चेंज हो रही है सर्किट में वो कुछ इस तरीके से है। सो अगर हम देखें एक कंप्लीट साइकिल में हमारा टोटल जो वोल्टेज हुआ तो हम यहाँ कहेंगे दिस विल बी प्लस वी एंड दिस विल बी माइनस वी। तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया, तो हम कहेंगे टोटल वोल्टेज इज इक्वल्स टू 0। वी की वैल्यू टोटल इन कंप्लीट साइकिल क्या मिली, 0 मिली। सिमिलरली अगर हम करंट को रिप्रेजेंट करें तो ये करंट पॉजिटिव आई, एक बार लेफ्ट साइड जा रही है, एक बार राइट साइड जा रही है, तो टोटल करंट जो मिला आई इन कंप्लीट साइकिल विल बी 0। सो ये जो कंप्लीट साइकिल में करंट की वैल्यू हमें 0 मिल रही है, इसी को हमें जानना है कि अगर हम करंट को मेजर करना चाहें तो करंट किसको डिफाइन करता है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो हम कहेंगे अगर डीसी सर्किट में देखा जाए तो हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो इसमें हमें पता चल जा रहा है कि कितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो होंगे एक डीसी सर्किट में। बट हम एसी सर्किट में देखें तो यहाँ से करंट प्रोड्यूस हुई और करंट फिर वापस, तो ऐसे कंडीशन पे व्हाट विल बी द नंबर ऑफ चार्जेस, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट एरिया और थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हम यहाँ कहेंगे पहले टोटल करंट क्या हो गया, 0। तो हम कह सकते हैं कि इन अल्टरनेटिंग करंट वी आर अनेबल टू फाइंड द टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन कंप्लीट साइकिल। सो अगर हमें पता करना है कि कितने चार्ज फ्लो हुए तो उसका क्या अप्रोच हम यूज़ करेंगे, तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम अगले क्लास में जानेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी। हम एक कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी में करंट की वैल्यू 0 देख रहे हैं और उसको इक्वेट करें तो Q बाई टी। सो हमें टाइम तो 0 हुआ नहीं, ऐसे चार्ज क्या पता चल रहा है, 0 चार्ज फ्लो हुए। बट अगर 0 चार्ज फ्लो हुए हैं तो करंट का फॉर्मूला कैसे डीसी से इक्वेट कर सकते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ऑल अबाउट जान लिया कि हमारा मेजरमेंट ऑफ अल्टरनेटिंग कैसे करना है, मेजरमेंट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कैसे होनी चाहिए। ठीक है, तो अब अगले क्लास में हम लोग और भी चीज़ों को जानेंगे, जैसे एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होगी। अभी यहाँ पे देखा जाए तो पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल वैल्यू 0। सो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन कंप्लीट साइकिल क्या मिल रहा है, 0। तो हम ये जानना चाहेंगे हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एज वेल एज RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद अगर अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट में हम रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर भी लगाएं तो कैसे चेंजेस होंगे, इन्हीं सारी चीज़ों को हम अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।